हर जंग में मौत होती है, हर युद्ध में लाशें गिरती हैं। दोनों तरफ जान माल का नुकसान होता है। दोनों तरफ के सैनिकों में जोश होता है, उत्साह होता है, लेकिन डर भी होता है। लेकिन दोनों तरफ इंसान होते हैं। इंसान अपनी फितरत से पूरी तरह से वाकिफ़ होता है। सैनिकों को ये शिक्षा दी जाती है कि कौन तुम्हारा दोस्त है और कौन तुम्हारा दुश्मन। लेकिन अगर दुश्मन एक हो और उसमें भी आदमखोर बाघ, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने शिकार से मतलब है, उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिकार मनुष्य है या जानवर। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह जिस मनुष्य का शिकार कर रहा है वह किसी का बाप, किसी का बेटा, किसी की माँ और किसी की पत्नी हो सकती है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि उसके कारण किसी के घर में चूल्हा नहीं चलेगा, किसी के घर में शहनाई नहीं बजेगी, किसी के घर में त्यौहार नहीं मनाया जाएगा। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके कारण लोग भय से अपने घरों से कई दिनों तक बाहर नहीं निकलते। उसे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि जिस जानवर को उसने मारा है वो किसी की जीविका कमाने का साधन था। उसे सिर्फ मतलब है अपने शिकार से। उसे तो बस मतलब है अपनी भूख मिटाने से। उसे तो जो मिल जाए सामने बस उसका शिकार करता जाता है। उसे किसी से डर नहीं लगता। उसे खौफ नहीं है कि कोई उसका शिकार करने को भी आतुर हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये जंग है मनुष्यों और नरभक्षी बाघों की। अगर आप अपने बच्चों को भूत प्रेत की कहानियां सुनाते हैं, बहादुर सैनिकों की कहानियां सुनाते हैं, परियों की कहानियां सुनाते हैं, तो उसकी जगह आप उन्हें जिम कॉर्बेट साहब की कहानियां सुनाएं। जिम साहब ने जिस बहादुरी से घने जंगलों में कई दिन और रातें बिताकर नरभक्षी बाघों का पीछा किया और उनका शिकार किया, उसका मज़ा ही कुछ और है। जिम साहब ने जैसे कुमाऊं के निवासियों की सहायता की है, वह परियों की कहानी से कहीं ज़्यादा विश्वसनीय लगता है। जिम कॉर्बेट ने जिस प्रकार से बाघों के एक एक हलचल को जंगल में जीवित कर दिखाया है, वह भूत प्रेत की कहानियों से कहीं बेहतर है। जब आप इन कहानियों को पढ़ते या सुनते हैं तो ऐसा लगता है आप इन कहानियों को पढ़ या सुन नहीं रहे, बल्कि जी रहे हैं। जंगल का पूरा दृश्य आपके सामने जीवित हो उठता है। कुमाऊं के जंगल और पहाड़ी का वर्णन इतने सविस्तार रूप में सिर्फ जिम साहब ही कर सकते हैं। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, जो कि कॉर्बेट साहब की किताब द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं में से है। चौगढ़ बाघों की कहानी, द चौगढ़ टाइगर्स। ये फरवरी 1929 में एक ज़िला सम्मेलन था जिसने मुझे इस बाघ का पीछा करने के लिए प्रतिबद्ध किया। उस समय कुमाऊं मंडल में 3 आदमखोर थे। क्योंकि चौगढ़ बाघों ने सबसे अधिक नुकसान किया था, मैंने पहले इनका पीछा करने का वादा सम्मेलन में आए लोगों से किया। उन जगहों के साथ नक्शा जहां बाघ ने लोगों को मारा और सरकार द्वारा मुझे दी गई तारीखों से पता चला कि आदमखोर काला अगर चोटी के उत्तर और पूर्व के गांवों में सबसे अधिक सक्रिय था। यह चोटी लगभग 40 मील लंबी थी, जिसकी ऊंचाई 8,500 फीट थी। एक जंगल की सड़क रिछ के उत्तरी चेहरे के साथ चलती थी। कुछ स्थानों पर मीलों तक बांझ के घने जंगल और विभिन्न प्रकार के फलों के पेड़ों से गुजरती थी, और अंत में जंगल और खेती की भूमि के बीच एक सीमा बनाती थी। एक जगह सड़क एक लूप बनाती है और इस लूप में काला अगर वन बंगला स्थित था। ये बंगला मेरा उद्देश्य था, और 4 दिन की यात्रा के बाद 4,000 फीट की कड़ी चढ़ाई पूरी करने के बाद मैं अप्रैल 1929 की एक शाम वहां पहुंचा। इस क्षेत्र में अंतिम मानव शिकार 22 वर्ष का एक युवक था, जो मवेशियों को चराने के दौरान मारा गया था। और जब मैं नाश्ता कर रहा था, मेरे आने के बाद सुबह युवक की दादी मुझसे मिलने आई। उन्होंने मुझे बताया कि आदमखोर ने बिना किसी उकसावे के दुनिया में उनके एकमात्र रिश्तेदार को मार डाला था। मुझे उसके जन्म के दिन से लेके अब तक का उसका पूरा इतिहास उन्होंने बताया, और उसके गुणों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने मुझ पर दबाव डाला कि मैं उन 3 भैंसों को स्वीकार कर लूं, जो वो मुझे बाघ के चारे के रूप में इस्तेमाल करने के लिए देना चाहती थीं। ये कहते हुए कि अगर मैं उनकी भैंसों की मदद से बाघ को मार डालता हूँ तो वह ये महसूस करेंगी कि उन्होंने अपने पोते का बदला लेने में मेरी मदद की थी। ये भैंसें मेरे किसी काम की नहीं थी, लेकिन ये जानते हुए कि उन्हें स्वीकार करने से इनकार करना अपराध होगा, मैंने उस वृद्ध महिला की बात मान ली और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही मेरे द्वारा लाई गई भैंसों को इस्तेमाल कर लिया जाएगा, मैं बाद में उनकी भैंसों को चारे के तौर पर इस्तेमाल करूँगा। आसपास के गाँव के मुखिया अब इकट्ठे हो गए थे और उनसे मैंने जाना
कि बाघ 10 दिन पहले 20 मील दूर एक गांव में दिखा था, जहां उसने एक आदमी और उसकी पत्नी को मारकर खा लिया था। 10 दिन पुरानी पगडंडी का निरीक्षण करने का कोई फायदा नहीं था। गांव के प्रधान से एक लंबी बातचीत के बाद मैंने डालकनिया गांव जाने का फैसला किया। डालकनिया काला अगर से 10 मील की दूरी पर था और लगभग इतनी ही दूरी पर थी वो जगह जहां बाघ ने उस आदमी और उसकी पत्नी को मारा था। डालकनिया और उसके आसपास में मारे गए लोगों से ये पता चला था कि बाघ ने इस क्षेत्र को अपना मुख्यालय बना दिया था। अगली सुबह नाश्ते के बाद मैं काला अगर से निकल गया और उस जंगल की सड़क पर चला गया जो मुझे चोटी के अंत तक ले गई। वहां जाके मैंने सड़क को छोड़ा और पहाड़ी से 2 मील नीचे डालकनिया की ओर गया। मैं उस जगह लगभग दोपहर के 2 बजे तक पहुंच गया था। वहां मैं डालकनिया से आए काफ़ी लोगों को मिला। एक कुई के माध्यम से उन्हें मेरे उनकी गांव में कैंपिंग करने के इरादे के बारे में पता चला। इसी के साथ उन्होंने मुझे बताया कि आज सुबह ही बाघ ने एक महिलाओं की पार्टी के ऊपर हमला किया जब वो डालकनिया से 10 मील ऊपर उत्तर की दिशा में खेतों में घास काटने गए थे। मेरे शरीर का सामान ले जाने वाले लोगों ने 8 मील की दूरी तय की थी और आगे बढ़ने के लिए काफ़ी इच्छुक थे। बट गांव वालों के बताने पर मुझे पता चला कि आगे का 10 मील का रास्ता गांव तक का काफ़ी कठिन था और घने जंगलों में से होके गुजरता था। इसलिए मैंने अपने आदमियों को गांव के लोगों के साथ वापस डालकनिया जाने को कहा और अकेले ही बाघ के पीछे जाना ठीक समझा। मेरे सेवक ने मेरे लिए तुरंत खाना तैयार किया और 3 बजे के करीब खाना खा के मैं अपनी 10 मील की यात्रा पर निकल गया। मैं अभी भी अपने उद्देश्य से कई मील दूर था जब घटते दिन ने मुझे चेतावनी दी कि ये रुकने का समय है। किसी और इलाके में तारों के नीचे रात को सूखे पत्तों के बिस्तर पर सोना एक आरामदायक रात सुनिश्चित है। एक उपयुक्त बांज के पेड़ का चयन करने के बाद जिसमें मैं आराम से घुसकर सो सकूं, मैंने उस पेड़ की एक डाल पे अपनी राइफल टांग दी और कुछ घंटों के लिए सो गया। थोड़े समय बाद कुछ जानवरों की आवाज़ से मेरी नींद खुल गई। आवाज़ और ज़्यादा आने लगी। ऐसा लगा कि कोई जानवर अपने नाखूनों को पेड़ से खरोच रहा है। मुझे महसूस हुआ कि भालुओं का एक परिवार करफाल के पेड़ पर चढ़ रहा है जो थोड़ी दूर पहाड़ी के निचले हिस्से में था। भालू भोजन करते समय झगड़ालू होते हैं और जब तक वे भरपेट खाना खा के वहां से चले नहीं जाते तब तक मैं सो नहीं सकता था। अगले दिन जब मैं गांव पहुंचा तो मैंने वहां 2 झोपड़ियां और एक पशुशाला देखी जो कि 5 एकड़ के क्षेत्र में समाई थी। ये छोटा सा गांव आतंक की स्थिति में था और यहाँ के लोग मुझे देखकर बहुत खुश हुए। गेहूं का खेत जो कि झोपड़ियों से कुछ गज की दूरी पर था, जहां बाघ को उन 3 औरतों के पीछे घात लगाए हुए देखा गया था, उस जगह को मुझे दिखाया गया। वह आदमी जिसने बाघ को देखा था और जिसने शोर मचाया था, उसने मुझे बताया कि बाघ जंगल में पीछे हट गया था और वो एक दूसरे बाघ से जुड़ गया था और दोनों जानवर नीचे घाटी में चले गए थे। झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को रात भर नींद नहीं आई थी क्योंकि थोड़ी देर पहले बाघों की दहाड़ने की आवाज़ें सुनाई दे रही थी जो मेरे आने से कुछ देर पहले बंद हो गई थी। ये कथन कि वहां 2 बाघ थे उन रिपोर्टों की पुष्टि करता है जो मुझे पहले ही मिल चुकी थी कि आदमखोर के साथ एक पूर्ण विकसित शावक भी मौजूद था। हमारे पहाड़ी लोग बहुत ही अच्छे मेहमान नवाजी करते हैं और जब गांव के लोगों को पता चला कि मैंने जंगल में रात बिताई थी और मेरा कैंप डालकनिया में था, उन्होंने मेरे लिए भोजन तैयार करने का प्रयास किया। मुझे पता था कि इससे गांव के संसाधनों पर असर पड़ेगा, इसलिए मैंने चाय मांगी। लेकिन गांव में चाय नहीं थी, इसलिए मुझे मीठा मीठा दूध पिलाया गया गुड़ के साथ। लोगों की दरख्वास्त पे मैंने कुछ समय के लिए पहरा दिया जब तक बाकी के बचे धान की कटाई न हो गई हो। बाद में दोपहर के समय लोगों की शुभकामनाएं अपने साथ लेकर मैं बाघों की दिशा में नीचे घाटी में चला गया जहां से बाघों की दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी थी। घाटी 3 नदियों के जल विभाजक से शुरू होती है, लध्या, नंधोर और पूर्वी गोला, जो कि दक्षिण और पश्चिम में बहती है। ट्रैकिंग करना मुश्किल था और बाघों को देखने की मेरी एकमात्र आशा उन्हें अपनी ओर आकर्षित करना था या जंगल के लोगों द्वारा उनका पीछा करने में उनकी मदद करना था। जो लोग पैदल आदमखोर का शिकार करने में दिलचस्पी रखते हैं उनके लिए यह जानना दिलचस्प होगा कि जंगल के पक्षी और जानवर और स्वर्ग की 4 हवाएं इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बाघ ये नहीं जानते हैं कि मनुष्य को सूंघने की कोई शक्ति नहीं होती है और जब एक बाघ आदमखोर बन जाता है तो वह मनुष्यों के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता है जैसे कि वह जंगली जानवरों के साथ करता है, यानी वह अपने शिकार के पास ऊपर की ओर जाता है या उसकी प्रतीक्षा में लेट जाता है। ऐसे सभी मामलों में जहां हत्या पीछा करके या चोरी छिपे की जाती है,
पीड़ित को पीछे से संपर्क किया जाता है। ऐसा होने पर खिलाड़ी के लिए उस घने जंगल में प्रवेश करना आत्मघाती होगा, जिसमें उसके पास ये विश्वास करने का हर कारण होता है कि कोई आदमखोर दुबका हुआ है, जब तक कि वह हवा की धाराओं का पूरा उपयोग करने में सक्षम ना हो। शाम तक मैं घाटी के ऊपरी सिरे पर पहुंच गया था। मुझे ना ही तो बाघ दिखे और ना ही जंगल के अन्य जानवरों या पक्षियों से उनकी मूवमेंट का कोई संकेत मिला। ये दूसरी रात मैंने ध्यान से एक पेड़ का चयन किया और मुझे एक बहुत प्यारी नींद उस रात प्रदान हुई। अंधेरा होने के कुछ देर बाद ही बाघों ने आवाज़ दी और कुछ ही मिनटों के बाद 2 गोलियां एक बंदूक से चली, जो कि घाटी के नीचे से गूंजती हुई आई। इसी के साथ नीचे पशुशाला से लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आईं। इसके बाद रात खामोश रही। अगले दिन की दोपहर तक मैं एक घास के ढलान पर अपना रास्ता बना रहा था, डालकनिया में अपने आदमियों के साथ वापस जुड़ने के लिए, जब मैंने एक लंबी कुई सुनी। कुई को बार बार दोहराया गया और मेरे जवाब देने पर मैंने एक आदमी को देखा जो कि एक चट्टान पर खड़ा था, और वहां से उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं वही साहब हूँ जो कि आदमखोर को मारने के लिए नैनीताल से आए हैं। मेरे हाँ कहने पर उसने मुझे बताया कि उसके मवेशी मेरी तरफ एक नाले से बाहर निकल आए थे दोपहर के समय, और जब वे मवेशी स्टेशन पहुंचे तो वो उनकी गिनती करने लगा। उसने ये पाया कि एक सफ़ेद गाय वापस नहीं आई थी। उसे शक हुआ कि गाय को बाघ ने मार डाला है, जो पश्चिम की ओर पिछली रात तेज़ी से दहाड़ रहे थे, जहाँ मैं अभी खड़ा था। मुझे ये बताने के लिए मैंने उसका शुक्रिया किया और मैं नाले का निरीक्षण करने चल पड़ा। थोड़ी दूर नाले के किनारे मुझे मवेशियों के भागने के पैरों के निशान नजर आए। इनका पीछा करके मैं बिना किसी कठिनाई के उस जगह पहुंचा जहां बाघ ने उस गाय को मारा था। गाय को मारने के बाद बाघ उसे पहाड़ी के नीचे ले गया था नाले में। ड्रैग मार्क्स के साथ एक दृष्टिकोण उचित नहीं थी। इस प्रकार नीचे घाटी में जाकर मैंने एक विस्तृत चक्कर लगाया और उस स्थान पर नाले के दूसरी ओर से पहुंचा जहां मुझे उम्मीद थी कि हत्या हुई होगी। कदम दर कदम और छाया की तरह खामोशी से मैंने खांचे में से अपना रास्ता बनाया, जो मेरी कमर तक आ पहुंचा था। और जब मैं नाले के तल से कोई 30 गज की दूरी पर था तो मेरे सामने एक हलचल ने मेरी आंख पकड़ ली। एक सफ़ेद पैर अचानक हवा में उछाला गया और हिंसक रूप से एक गहरी गुर्राहट बाघों द्वारा सुनाई दी, जो कि एक किल को लेके आपस में लड़ रहे थे। कई मिनटों तक मैं पूरी तरह स्थिर खड़ा रहा। पैर में हलचल जारी रही, लेकिन गुर्राना दोहराया नहीं गया। एक नज़दीकी दृष्टिकोण उचित नहीं था। भले ही मैं बिना देखे 30 गज की दूरी तय करने में सफल रहा और बाघों में से एक को मारने में कामयाब रहा, दूसरे को मारना संभव नहीं था। मुझसे गलती हो सकती थी, और जिस मैदान पर मैं था वह मुझे बचाव का कोई मौका नहीं देता। मेरी बाई और 20 गज की दूरी पर, जो कि बाघों से भी लगभग इतनी ही दूरी पर, एक 15 फीट ऊंची चट्टान थी। अगर मैं इस चट्टान पर बिना देखे ही पहुंच सकता था तो मुझे बाघों पर एक आसान शॉट मिल सकता था। जैसे तैसे रेंगते हुए मैं उस चट्टान के पास जा पहुंचा और अपनी सांस लेने के लिए 1 मिनट रुका, और फिर सुनिश्चित किया कि राइफल भरी हुई थी, और फिर चट्टान पर किसी तरह चढ़ गया। जब मेरी आंखें शीर्ष के साथ समतल थीं, मैंने ऊपर देखा और 2 बाघों को अपने सामने पाया। एक गाय का पिछला भाग खा रहा था, जबकि दूसरा पास में पड़ा उसके पंजे चाट रहा था। दोनों बाघ एक ही आकार के लग रहे थे, लेकिन जो अपने पंजे चाट रहा था वह दूसरे की तुलना में कई रंगों में हल्का था। मैंने ये निष्कर्ष निकाला कि उसका हल्का रंग उम्र के कारण था और वह बूढ़ी आदमखोर थी। मैंने अपना निशाना साधा। मेरे शॉट पर वह उठी और पीछे की ओर गिर गई, जबकि दूसरा नाले में गिर गया, और दूसरा ट्रिगर दबाने से पहले ही वह आंखों के सामने से ओझल हो गया। जिस बाघ को मैंने गोली मारी थी वह फिर नहीं हिला, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह मर गया है, मैंने उस पर पत्थर बरसाने शुरू किए। मैं पास गया और बड़ी निराशा के साथ मैंने पाया कि मैंने शावक को गोली मार दी थी और बाघिन बच के वहां से भाग गई थी। निराशा कुछ हद तक इस विचार से कम हुई कि इस युवा बाघिन ने, भले ही उसने वास्तव में किसी इंसान को नहीं मारा हो, उसने शायद अपनी बूढ़ी माँ को इंसान मारने में मदद की हो। ये बात मुझे बाद में सही लगी, और किसी भी मामले में वह मानव मांस पर पली बड़ी है, जो कि संभावित रूप में एक नरभक्षी थी। खुले मैदान में और आवश्यक उपकरणों की सहायता से बाघ की खाल निकालना एक आसान काम है, लेकिन यहाँ काम कुछ भी था, लेकिन आसान था। क्योंकि मैं अकेला था, घने आवारण से घिरा हुआ था, और मेरा एकमात्र उपकरण एक पेन नाइफ थी, और आदमखोर से कोई वास्तविक खतरा नहीं था।
क्योंकि बाघ कभी भी अपनी आवश्यकताओं से अधिक नहीं मारते थे। पर मेरे मन के पीछे एक असहज भावना थी कि बाघ वापस आ गया था और मेरी हर हरकत को देख रहा था। कठिन कार्य पूरा होने से पहले सूरज डूबने वाला था और क्योंकि मुझे एक और रात जंगलों में बितानी थी, मैंने वहीं रहने का फैसला किया जहां मैं था। बाघिन एक बहुत पुरानी जानवर थी, जैसा कि मैं उसके पैरों के निशान से देख सकता था। मैंने इस बात को ध्यान में रखा कि हो सकता है कि रात के दौरान किसी समय वो हत्या पर वापस आ सकती थी और सुबह रोशनी आने तक वो उसी क्षेत्र में रह भी सकती थी। एक पेड़ का मेरी तरफ से चयन करना अनिवार्य रूप से सीमित था और उस रात जिस पेड़ में मैं सोया था, सुबह तक वह सबसे असहज पेड़ साबित हुआ जिसमें मैंने 12 घंटे बिताए थे। बाघिन रात भर अंतराल पर पुकारती रही और जैसे जैसे सुबह होती गई उसकी पुकार धीमी होती गई। तंग, कठोर और भूखा मैं बिना भोजन के था 64 घंटे तक और मेरे कपड़े मुझसे चिपक रहे थे क्योंकि रात को 1 घंटे के लिए बारिश हुई थी। जब मुझे वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थीं, तब मैं नीचे पेड़ से उतर गया और बाघ की खाल एक कोट में बांधने के बाद मैं डलकानिया के लिए रवाना हुआ। एक आंगन में मैंने अपने आदमियों को सैकड़ों ग्रामीणों के साथ एक सम्मेलन में पाया। मेरा 40 पाउंड का टेंट गांव से 100 गज की दूरी पर एक खेत में खड़ा किया गया था और मैं मुश्किल से अपने टेंट तक पहुंचा ही था कि मेरे लिए एक मेज़ पर चाय पहले से ही तैयार रखी गई थी। मुझे बाद में गांव वालों ने बताया कि मेरे आदमी जो मेरे साथ इतने सालों से साथ थे और कई शिकार अभियानों में मेरे साथ गए थे, इस बात को मानने से इनकार कर रहे थे कि आदमखोर बाघ ने मुझे अपना शिकार बना लिया था। और अगले दिन तक मेरे वापस आने की आस में गांव के मुखिया से इस बात का विरोध किया था और मेरे लापता होने की रिपोर्ट को अल्मोड़ा और नैनीताल भेजा गया था। एक गर्म स्नान खुले में मेरे द्वारा आवश्यक रूप से लिया गया। मैं बहुत गंदा और इतना थक गया था कि मुझे खुले में नहाता देखने वालों की मुझे कोई परवाह नहीं थी। उसके बाद रात का खाना था और मैं खाने के बाद सोने की सोच रहा था जब आसमान में बिजली चमकी और बादलों के गरजने से तूफान के आगमन की घोषणा की गई। मेरी अधिकांश चीज़ें भीग गई थी और टेंट के एक छोर से दूसरे सिरे तक एक छोटी धारा बह रही थी। हालांकि मेरा बिस्तर तुलनात्मक रूप से सूखा था और रात 10 बजे तक मेरे लोगों को सुरक्षित रूप से घर में बंद दरवाज़ों के पीछे बंद कर दिया गया था, जिसे ग्रामीणों ने उनके लिए खाली किया था। अगले दिन मैं अपनी किट को सुखाने और बाघ की खाल को साफ करने और निकालने में व्यस्त था। उस दिन गांव के लोग जिन्होंने अपने खेतों के काम से छुट्टी ली थी, मेरे अनुभव सुनने और अपने अनुभव सुनाने के लिए मेरे पास जमा हो गए। उपस्थित लोगों ने एक या एक से अधिक रिश्तेदारों को खो दिया था। उनके शरीर पर आदमखोर द्वारा लगाए गए कई दांतों और पंजों के निशान थे, जिन्हें वे अपनी कब्रों तक लेके जाएंगे। आदमखोर को मारने का एक अवसर खो जाने पर मेरे खेत का जमा हुए आदमियों ने समर्थन नहीं किया। सच है, शुरू में केवल एक आदमखोर था, लेकिन हाल के महीनों में बचाव दल जो मानव पीड़ितों के अवशेषों को खोजने के लिए बाहर गए थे, उन्हें शिकार पर 2 बाघ मिले थे और केवल एक रात पहले ही एक आदमी और उसकी पत्नी को मार डाला गया था, जो कि उनके लिए एक पर्याप्त प्रमाण था कि दोनों बाघ स्थापित नरभक्षी थे। अगले 10 दिनों तक बाघिन की कोई खबर नहीं मिली और मैं सुबह भैंसों के पास जाने, दिन में जंगल में खोजबीन करने और शाम को भैंसों को पकड़ने में समय बिताता था। 11वें दिन मेरी उम्मीदें इस खबर से जगी कि मेरे डेरे के ऊपर की पहाड़ी पर एक नाले में एक गाय मारी गई थी। हालांकि मारने के लिए एक यात्रा ने मुझे संतुष्ट किया कि गाय को एक बूढ़े तेंदुए ने मार डाला था, जिसके पैरों के निशान मैंने बार बार देखे थे। ग्रामीणों ने शिकायत की कि ये तेंदुआ कई सालों से उनकी मवेशियों और बकरियों पर भारी पड़ रहा था, इसलिए मैंने उसके लिए बैठने का फैसला किया। मृत गाय के करीब एक गुफा ने मुझे वह आवरण दिया जिसकी मुझे आवश्यकता थी। मुझे गुफा में ज़्यादा देर नहीं हुई थी जब मैंने तेंदुए को नाले के विपरीत दिशा में नीचे आते हुए देखा और मैं एक शॉट के लिए अपनी राइफल उठा रहा था जब मैंने गांव की दिशा से एक बहुत उत्तेजित आवाज़ सुनी जो मुझे बुला रही थी। इस महत्वपूर्ण कॉल का एक कारण हो सकता है। अपनी टोपी को पकड़कर मैं गुफा से बाहर निकल गया। तेंदुआ बाहर आया और फिर गुस्से में भौंकते हुए उसी रास्ते वापस चला गया जिस रास्ते से वह आया था। मैंने जल्दी से उस आदमी को चिल्लाया कि मैं उसके साथ शामिल होने आ रहा हूँ। वह आदमी गांव से ऊपर की ओर भागा था और मेरे पास आके उसने मुझे बताया कि अभी अभी एक महिला को आदमखोर ने मार डाला था, जो गांव से लगभग आधे मील की दूरी पर थी। जब हम पहाड़ी की ओर भाग रहे थे
तो मैंने देखा कि आंगन में लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी। इकट्ठे आदमियों के सिरों के ऊपर से मैंने देखा कि एक लड़की ज़मीन पर बैठी हुई है। उसके कपड़ों का ऊपरी हिस्सा उसके युवा शरीर से फटा हुआ था। वह बिना किसी हलचल के बैठी थी, जिसके चेहरे और गर्दन से बहने वाला खून एक चिपचिपे जमाव में इकट्ठा हो रहा था। जल्द ही मेरी उपस्थिति का पता चल गया और मैंने उस लड़की से संपर्क किया। उसके घावों की जांच के दौरान लोगों ने मुझे बताया कि लड़की के पति समेत कई लोगों की मौजूदगी में लड़की पर हमला खुले मैदान में किया गया था। बाघ ने लड़की को मारने के लिए छोड़ दिया। बाद में लड़की को होश आ गया और वह गांव लौट आई। वह निश्चित रूप से कुछ ही मिनटों में अपनी चोटों से मर जाती और फिर वह उसे हमले के स्थान पर वापस ले जाते और मैं लाश के ऊपर बैठकर बाघ को गोली मार सकता था। जब गांव के पुरुष जल्दी में चले गए तो मैंने महिलाओं को, जो अब तक पीछे खड़ी थी, मैंने उनसे गर्म पानी लाने को कहा। मैंने अपनी कमीज फाड़ी, जो तुलनात्मक रूप से साफ और सूखी थी, और उन्हें पट्टियों में बदल दिया, जबकि एक लड़की जो उन्मादी होने के कगार पर थी को गांव से कैंची लाने के लिए कहा गया। प्रमुख घावों में 2 पंजे के कट शामिल थे। एक आंखों के बीच से शुरू होकर सिर के ठीक ऊपर और नीचे गर्दन की नस तक फैला हुआ था, जिससे खोपड़ी 2 हिस्सों में लटकी हुई थी, और दूसरा पहले के पास से शुरू होकर माथे तक फैला हुआ था। इन घावों के अलावा दाहिने स्तन, दाहिने कंधे और गर्दन पर कई गहरी खरोंचें थी और दाहिने हाथ के पीछे एक गहरा कट था। एक डॉक्टर मित्र, जिसे मैं एक बार पैदल शिकार पर ले गया था, एक रोमांचक सुबह के बाद हमारी वापसी पर मुझे पीले तरल पदार्थ की एक बोतल भेंट की। उन्होंने मुझे सलाह दी कि जब भी मैं शूटिंग के लिए बाहर जाऊं तो मुझे इसे साथ ले जाना चाहिए। मैंने बोतल को अपनी जैकेट की जेब में 1 साल से अधिक समय तक रखा था। मैंने लड़की के सिर और शरीर को धोया और बोतल को खोला और सामग्री को आखिरी बूंद तक लड़की के घावों में डाल दिया। ऐसा करके मैंने सिर पर पट्टी बांधी और उसे उसके घर छोड़ दिया। 10 दिनों के बाद मैं आखिरी बार उस बच्ची के पास गया। मैंने उसे उसके घर की चौखट पर एक बच्चे को उसकी गोद में सोया हुआ पाया। उसकी गर्दन की नस पर एक घाव को छोड़कर, जहां बाघ के पंजे मांस में सबसे गहरे धंसे हुए थे, सभी ठीक हो गए थे। और विदा लेते समय उसने मुस्कुराते हुए कहा कि वह बहुत खुश थी कि उसकी बहन उस दिन गलत कैंची दर्जी की विधवा से ले आई। यहाँ औरतों के बाल काटना एक विधवापन की निशानी मानी जाती है। जब मैं लड़की की देखभाल कर रहा था तब मेरे आदमियों ने एक बकरी खरीदी थी। लड़की द्वारा छोड़े गए खून के निशानों के बाद मुझे वह जगह मिली जहां हमला हुआ था, और बकरी को एक झाड़ी से बांधकर मैं एक बांज के पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर सोना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मेरी सीट ज़मीन से कुछ फीट की दूरी पर थी और बागिन को अभी भी अपना खाना खाना था। हालांकि मैंने रात भर ना तो कुछ देखा और ना ही सुना। सुबह ज़मीन का निरीक्षण करने पर मैंने पाया कि बागिन लड़की पर हमला करने के बाद घाटी में आधा मील तक ऊपर चली गई थी। नंदोर नदी के पार एक मवेशी ने ट्रैक पार किया था। ये ट्रैक ये जंगल के साथ 2 मील तक डालकनिया के ऊपर रिज पर बनी सड़क तक चला था। यहाँ कठोर ज़मीन पर मैंने ट्रैक को खो दिया। 2 दिन तक आसपास के सभी गांवों में लोग अपने आवासों के निकट डटे रहे, और फिर तीसरे दिन 4 धावकों द्वारा समाचार लाया गया कि आदमखोर ने लोहाली, जो कि डालकनिया से 5 मील की दूरी पर एक गांव है, वहां उसने एक इंसान का शिकार कर दिया था। मेरी तैयारी जल्दी हो गई थी और दोपहर के कुछ देर बाद मैं अपने 4 गाइडों के साथ रवाना हुआ। 2 मील की बहुत कड़ी चढ़ाई हमें डालकनिया के दक्षिण क्षेत्र में एक लंबी रिज पर ले आई, और घाटी से 3 मील नीचे देखते हुए हमने वो जगह देखी जहां शिकार हुआ था। मेरे मार्गदर्शक मुझे कोई विवरण नहीं दे सके। गाइड लोग छोटे गांवों में रहते थे जो लोहाली से 1 मील की दूरी पर था। सुबह 10 बजे एक संदेश उनके पास पहले से ही आ गया था कि लाहौली गांव की एक महिला को आदमखोर ने मार डाला था, और उन्हें दालकनिया में मुझे यह जानकारी देने का निर्देश दिया गया था। जिस पहाड़ी पर हम खड़े थे उसकी चोटी पर मैंने अपनी सांस वापस ली और एक सिगरेट जलाई। जहां हम आराम कर रहे थे वहां एक छोटी सी बंजर झोपड़ी थी। पूछने पर इस झोपड़ी के बारे में पुरुषों ने मुझे एक कहानी सुनाई। 4 साल पहले एक भूटिया, जो सारी सर्दी गुड़ और नमक के पैकेट तलहटी में बाजारों में भेज रहा था, उसने झोपड़ी का निर्माण किया था जहां वो आराम कर सकता था और गर्मियों में अपनी बकरियों के झुंड को मोटा कर सकता अगले सर्दियों के काम के लिए। कुछ हफ्तों के बाद बकरियां पहाड़ी से नीचे भटक गई और मेरे मुखबिरों की फसलों को नुकसान पहुंचाया, और जब वे ऊपर आए इसका विरोध करने तो उन्होंने झोपड़ी को खाली पाया। अगले दिन उन्होंने पुरुषों को आसपास से इकट्ठा किया और एक खोज का आयोजन किया।
एक बांज के पेड़ की ओर इशारा करते हुए जिस पे बिजली गिरी थी कुछ समय पहले, मेरे मुखबिरों ने कहा कि इस पेड़ के नीचे उस आदमी की खोपड़ी के अवशेष एवं हड्डी के कुछ टुकड़े और उसे कपड़े मिले थे। ये चौगड़ आदमखोर का पहला मानव शिकार था। हमने लगभग आधी दूरी तय कर ली थी रिच के साथ जाने के लिए। उस समय मुझे ऐसा लगा कि हमारा पीछा किया जा रहा है। इस भावना के खिलाफ खुद से बहस करने से कोई फायदा नहीं था। इस सारे क्षेत्र में केवल एक आदमखोर बागिन थी और उसने 3 मील दूर तक एक शिकार किया था जिसे वह नहीं छोड़ने वाली थी। हालांकि असहजता बनी रही और मैंने घास की चोटी के सबसे चौड़े हिस्से में अपने आदमियों को बिठाया। उन्हें हिदायत दी कि जब तक मैं वापस ना आऊं और सेट ना हो जाऊं तब तक यहां से हिलना नहीं। मैं जंगल में घुसा और ध्यान से खुले मैदान के चारों ओर काम करने लगा। उसके बाद वापस चला गया जहां मेरे लोग बैठे थे। किसी भी जानवर या पक्षी की कोई अलार्म कॉल सुनाई नहीं दी गई कि एक बाघ आसपास के क्षेत्र में है। लेकिन वहां से मैंने 4 आदमियों को मेरे आगे चलने को कहा और मैं पीछे अपनी राइफल के सेफ्टी कैच पर अंगूठा रखे पीछे की तरफ से पहरा देने लगा। जब हम उस छोटे से गांव में पहुंचे तो मेरे साथियों ने मुझे छोड़ने की अनुमति मांगी। मैं इस बात से बहुत खुश था क्योंकि मुझे 1 मील के घने जंगल से होके गुजरना था और इस बात को ध्यान रखते हुए कि मेरा पीछा किया जा रहा है, मैंने अकेले ही जाना ठीक समझा क्योंकि अच्छी बात यह थी कि अब मेरा सारा ध्यान मेरे ऊपर ही होगा। बाहरी छत से थोड़ा नीचे खेत थे जहां से घनी झाड़ियां शुरू हुई। वहां से सब साफ दिखाई दे रहा था। एक पानी का झरना दिखा जिससे गांव वाले अपनी रोज की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते थे। यहाँ नरम गीली जमीन में मुझे ताज़ा पगचिन्ह मिले उस आदमखोर के। ये पगमा गांव की दिशा से आ रहे थे। उस समय मैं कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहा था जिसे मैंने अनुभव किया था ऊपर रिच पर, जिसने मुझे विश्वास दिलाया था कि कुछ तो गलत हो रहा है। जैसे ही मैं जंगल से निकला मैं लोहाली के दृश्य में आ गया जिसमें 5 से 6 छोटे घर शामिल थे। इनमें से एक घर में लोगों का एक समूह एकत्र किया गया था। जब मैं वहां नीचे पहुंचा तो मैंने देखा कुछ आदमी मुझसे मिलने के लिए वहां आ पहुंचे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी मेरे पैर छूने के लिए नीचे झुका और रोते हुए उन्होंने मुझसे उनकी बेटी की जिंदगी को बचाने को कहा। उनकी कहानी जितनी छोटी थी उतनी ही दुखद भी थी। उनकी बेटी, जो एक विधवा थी, सुबह 10 बजे के लगभग सूखी लकड़ियां लेने निकली थी। घाटी के माध्यम से एक छोटी सी धारा बहती है। इस पहाड़ी के निचले ढलान पर कुछ खेत थे। सबसे निचले क्षेत्र के किनारे पर और घर से करीब 150 गज की दूरी पर महिला लकड़ियां बटोरने गई थी। कुछ देर बाद कुछ महिलाएं जो कि धारा में अपने कपड़े धो रही थीं, उन्हें एक चीख सुनाई दी। उन्होंने नजर उठा के ऊपर देखा तो महिला और एक बाघ एक साथ घने कांटीली झाड़ियों में गायब हो गए। तेजी से गांव की ओर लौट रही महिलाओं ने शोर मचाया। भयभीत ग्रामीणों ने कोई बचाव का प्रयास नहीं किया और मदद के लिए एक संदेश पहाड़ी के ऊपर से चिल्लाया गया। संदेश भेजे जाने के आधे घंटे बाद घायल महिला अपने घर रेंगती हुई पहुंची। उसकी कहानी सिर्फ इतनी थी कि जब बाघ उस पर झपटने वाला था तो उसके पास भागने का समय नहीं था, इसलिए उसने नीचे की ओर छलांग लगा दी। बाघ ने उसे हवा में ही पकड़ लिया और दोनों एक साथ पहाड़ी से नीचे गिरते हुए आए। उसे इसके आगे याद नहीं आया जब तक वह होश में ना आई और अपने आप को धारा के पास मौजूद पाया। मदद के लिए पुकारने में असमर्थ होने के कारण वह अपने हाथों और घुटनों के बल रेंगते हुए गांव वापस आ गई। जब यह कहानी सुनाई जा रही थी तब हम घर के दरवाजे पर पहुंच चुके थे। लोगों को दरवाजे से पीछा खड़ा करना और उस महिला के ऊपर से खून से सनी चादर होना और उसकी स्थिति का वर्णन करने का प्रयास मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा। अगर मैं क्वालिफाइड डॉक्टर होता और मेरे पास नए ज़माने की मेडिकल अप्लाइंसेस होते, बजाय सिर्फ एक मादर पोटेशियम पर मैग्नेट के जो कि मेरी जेब में था, मुझे नहीं लगता था कि मैं उस लड़की की जान बचा पाता जो कि बाघ के हमले से बहुत ही ज़्यादा घायल हो चुकी थी। उस गर्म कमरे में रहने की वजह से उसके घावों में सेप्टिक होना शुरू हो गया था। शुक्र है कि वह केवल आधी बेहोश थी। उसके बूढ़े पिता मेरे पीछे कमरे में आए और उन्हें तसल्ली देने के लिए मैंने लड़की के सिर और अन्य शरीर के अंगों पे बाघ द्वारा दिए गए घावों को मैंने पोटेशियम परमैंगनेट से साफ किया। अपने शिविर में लौटने के बारे में सोचने में अब बहुत देर हो चुकी थी और रात बिताने के लिए कोई जगह ढूंढनी थी। धारा से थोड़ा ऊपर और दूर नहीं, जहाँ से महिलाएं कपड़े धो रही थी, वहाँ एक विशाल पीपल का पेड़ था। इसके चारों ओर 1 फुट ऊंचा मंच था जो ग्रामीणों द्वारा उपयोग किया जाता था धार्मिक समारोहों के लिए। मैंने मंच पर कपड़े उतारे और धारा में नहाया।
मेरे पास अपना बदन सुखाने के लिए तौलिया नहीं था। बहती हवा ने मेरे शरीर को अपने आप सुखा दिया था। कपड़े पहनने के बाद मैंने अपनी पीठ को पेड़ से लगाया और रात को महसूस करने लगा। रात के दौरान महिलाओं के रोने की आवाज़ से पता चल गया कि पीड़ित महिला की मुसीबतें खत्म हो गई हैं और उसकी आत्मा परमात्मा के पास जा चुकी है। और जब मैं अगले दिन गांव से गुजरा, दिन के उजाले में, तो उसके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण महिला के अनुभव से अब ये स्पष्ट हो गया था कि बूढ़ी बाघिन बहुत हद तक अपने शिकार को मारने के लिए अपने शावक पर निर्भर थी। अक्सर 100 में से एक इंसान ही आदमखोर के हमले से बच निकल सकता है, परंतु इस मामले में ऐसा था कि लोग मरने के बजाय अधिकतम रूप से घायल ज़्यादा होंगे। और सबसे पास का अस्पताल 50 मील दूर था। जब मैं नैनीताल लौटा तो मैंने सरकार से दरख्वास्त करी कि कीटाणुनाशक दवाई और कुछ पट्टियां उस क्षेत्र के सभी गांवों के मुखियों को भेजी जाए जहां इस आदमखोर की दहशत थी। मेरी बात की यात्रा पर मुझे ये जानकर खुशी हुई कि मेरी मांगों का अनुपालन किया गया और कीटाणुनाशक दवाइयों ने कई लोगों की जान बचाई। मैं दालकनिया में एक और सप्ताह रुका और एक शनिवार घोषणा की कि मैं अगले सोमवार को घर के लिए निकल जाऊंगा। मैं करीब 1 महीने से आदमखोर के दायरे में था और एक खुले टेंट में सोने का लगातार तनाव और 7 दिन के दौरान अंतहीन मील चलना अब मेरे शरीर पर भारी पड़ रहा था। ग्रामीणों ने मुझे अपना निर्णय बदलने की कोशिश करने से नहीं रोका जब मैंने उनसे वादा किया कि मैं पहले मौके पर वापस लौटूंगा।